सखी सहेली कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के बहाने किशोरियों में किस तरह से इसको लेकर अवेयरनेस हो सकती है, क्या एक पेरेंट्स की भूमिका हो सकती है, इस पर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज। और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त, हमारी सखी और हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं, विनीता पाठक। विनीता, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। विनीता, बहुत जगहों से इस बार खूब सारा सुनाई दे रहा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मना रहे हैं। एक तो अल्मोड़ा में सोच संस्था ने खूब धूम मचा रखी है। बिल्कुल। और मतलब हॉस्पिटल्स वाले भी ना चुपके चुपके अपने कमरों में शायद कोई सेलिब्रेट कर देते हों, गायनी डिपार्टमेंट या कोई और, लेकिन बहुत ज्यादा इस दिवस को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे अभी तक, है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप किस तरह से देखती हैं अगर इस दिवस को मना रहे हैं, और इस बार की थीम क्या है, पता है क्या रखी है कि इन तमाम जो स्टिग्मा और जो ये टैबूज है ना, इनको अब एकदम तोड़ो और एकदम जिंदगी को सहज बनाओ इसके प्रति, मेंसेज के प्रति। बिल्कुल सुनीता। तो मुझे आपकी बेटी का भी आपके पास अनुभव है, आप वो भी शुरुआत वहाँ से भी कर सकते हैं कि आपने क्या अपनी बेटी को किस तरह से ट्रेन किया था इसके लिए, और कैसे आपने उसको फिर आगे हेल्प की है, जो भी किया वहाँ से मैं चाहती हूँ आप बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन करके कि बहुत सारे लोग अब आगे आ रहे हैं उस चीज़ पर बात करने के लिए जिस पर आज तक खुद महिलाएं ही कभी बात नहीं कर पाई खुल करके। तो मेंस्ट्रुएशन को हमेशा एक टाबू माना गया, एक ऐसा पार्ट हमारे व्यक्तित्व का माना गया जिसको बात करना दूर, सोच पाना ज़्यादा उस बारे में भी मतलब ऐसा लगता था कि कुछ बहुत गलत कर दिया गया है, कुछ अपवित्र हो गया है। ये फीलिंग हमेशा से बनी रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ वही हर मतलब अगर ये ऐसा टाइम चल रहा है तो खुद को इतना समेट के रखना और बहुत ज़्यादा इस पर बात ना करना, सोचना तो मुश्किल ही होता था। तो आज के ज़माने में चीज़ें बदली हैं, बहुत सारा चेंज दिख रहा है सामने से। अभी न केवल लड़कियां, महिलाएं, बल्कि पुरुष भी इसमें सहभागी बन रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि लोग अब इस पर बात कर रहे हैं, हमारी मीडिया में इस पर बात हो रही है, टीवी चैनल्स पे इस पर बात हो रही है, एडवर्टाइज में इस पर बात हो रही है। और एक जब हमारा टीनेज टाइम था, जब हमारा बचपन था, एक ज़माना वो था, तो जब अपनी मदर से भी इस बारे में बात करने में बड़ी शर्म महसूस होती थी। दोस्तों से भी अगर हम बात करते थे तो छुप छुप के बात करते थे इस पर। तो बहुत अजीब सी वो फीलिंग थी, वो समय था। पर आज अच्छा लगता है जब मेरी बेटी खुद इस बारे में खुलकर बात करती है, उसकी सहेलियां खुलकर बात करती हैं, वो अपने माता पिता से इस पर खुलकर बात कर सकती है। तो आज बहुत सुकून मिलता है ये देखकर और सुनकर। क्या बात है, बिल्कुल। और ये अभी कितने तबके में हुआ है ये कहना अभी मुश्किल है कि ये जागरूकता कहाँ तक पहुँची है। अब मुझे तो ये लगता है कि के गाँव में, और हम इधर देहाती गाँव में अगर बात करें तो वहाँ अभी। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर हम देखें तो शहरों की ओर और जहाँ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का ग्राफ ऊंचा है वहाँ पर तो खुलकर इस पर बात हो रही है, लेकिन गांव देहातों में अभी भी वही सब चीज़ें, वही टैबूज हैं, वही धारणाएं हैं, वही बातें हैं अभी तक। तो वहाँ तो अभी मुझे लगता है आने वाले और कई साल लगेंगे वहाँ तक ये बात पहुँचने में। लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है ना, ये चीज़ें फैल रही हैं और लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा समय जल्दी वहाँ भी आएगा, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। अपने कुछ अनुभव बताइए कि आप पैड लगाती थी शुरू से या कपड़ा यूज करती थी, और पैड लेने के दुकान के अनुभव आपके कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आमतौर पर सभी लड़कियों के रहे होंगे, मेरे अनुभव भी बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि मेरा दौर भी वही वाला दौर था जबकि बिल्कुल बात इस बारे में नहीं होती थी। तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी जब मेरा टीनेज टाइम था, तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ महिलाओं के संग होता है, लड़कियों के संग में होता है। तो हाँ कभी कभी कुछ सुना था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता था। जब मतलब हमसे बड़े लोग थे, बड़ी दीदियाँ होती थी, या पड़ोस में कोई सहेली है ऐसी जिसका पहले पीरियड आ गया है हमसे, मुझसे, तो मुझे उससे बात करके कुछ समझ नहीं आता था, वो सब पहेली सा लगता था। और मदर से तो मेरी कभी बात हुई नहीं, क्योंकि मेरी मदर तो उस पीढ़ी की हैं जो इसके बारे में बोलना तो संभव ही नहीं था उनके लिए। तो अपनी माता से मेरी कोई बात नहीं हुई। हाँ दोस्तों से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, वो भी आधी अधूरी। तो जब मेरा पहला ये जब दिन आया और मेरे को जब पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे पीरियड शुरू हुए हैं, तो मैं बहुत डर गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। और वो एक ट्रॉमा था मेरे लिए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या हो गया है। कुछ अंदाज़ा तो था ऐसा, लेकिन एकदम क्लियर नहीं था, तो मुझे कुछ पता नहीं था अपने लिए, मैं तैयार ही नहीं थी मेंटली। फिर फाइनली मैंने अपनी किससे बात करनी थी, फिर मेरे को अपनी मदर से ही बात करनी पड़ी। तो उन्होंने मुझे समझाया तो कुछ नहीं, हाँ उन्होंने मुझे कुछ कपड़े के पैड्स दिए यूज़ करने के लिए। अब वो इतना ज़्यादा उलझन भरा होता था, इतना बुरा होता था वो, कि मतलब कपड़ा लगाना, उसको बर्दाश्त करना, फिर वो सूख जाने के बाद वो कपड़ा इतना कड़कड़ा हो जाता था
चुभन होती थी, मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था वो। तो कुछ समय तक तो मैंने उसे झेला, लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से इंडिपेंडेंट होने की सोचती रहती थी, तो मैं उस वक्त ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, और मैं शायद उस वक्त 9th क्लास में थी। तो मैं अपने से छोटी क्लास के बच्चों को, छोटे छोटे जो मोहल्ले के होते हैं ना, 30 रुपये में उस समय उनसे चार्ज करती थी, 30 रुपीज़। तो बहुत सारे बच्चे आते थे, तो मेरे पास पैसा रहता था। तो मुझे जब पहली बार पता चला वो टीवी के एडवर्टाइज से, तो उसका आपको गाना भी याद होगा, हाँ, बहुत बड़ा रोल था कि चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, ऐसा कोई ऐड बना हुआ था। तो शुरू तो एकदम कहीं से एक आभास हुआ कि ये कुछ है ऐसा जो हमारे लिए है। उसको भी हम बहुत चुप चुप के चोरी चोरी देखते थे उस एडवर्टाइज को। तो उसके बाद मैंने बाजार में पता किया और मैंने खुद ही स्टेप लिया, मैंने किसी से भी हेल्प नहीं ली, और मैं अपने लिए पहली बार खरीद के सैनिटरी नैपकिन लेकर आई। और उसके बाद मैंने कभी फिर कपड़ा यूज़ नहीं करा, हमेशा सैनिटरी नैपकिन यूज़ करा। और थोड़ा मेरे पढ़ने लिखने की भी आदत थी, तो मुझे जानकारी उसके बाद, जब मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था, उसके बाद मैंने इकट्ठी करी फिर थोड़ा किताबों से, अखबारों से, मैगजीन से। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास साधन नहीं है, जैसे अब उस वक्त जो 8-10 रुपये का सैनिटरी नैपकिन का पैकेट आता हो रहा होगा, वो भी खरीदना मुश्किल रहा होगा बच्चों के लिए, जिनके पास, लड़कियों के पास, जिनके पास कोई अपनी पॉकेट, क्योंकि रिवाज तो था नहीं ऐसा, हमारे दौर में कहाँ हमें पॉकेट मनी मिलता था। तो पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता था। और अगर मांग भी रहे हो, हाँ, वो एक पहाड़ों में रिवाज है ना कि वो चुंगी जब घर से जाते हैं बड़े लोग कोई मिलने आते हैं, तो उस पैसे, वो भी एक बहुत बड़ा जरिया होता था इनकम का। तो हो सकता है कि उससे कुछ मेरे जैसी लड़कियों ने उसको स्पेंड करते हो अपने इस काम के लिए। तो एक और भी जो मेरी दोस्तें थी, जैसे कॉलेज में कई बार, स्कूल में गर्ल्स हो जाती थी, कॉलेज में हो जाती थी, तो उसके कुछ अनुभव याद? वो तो बहुत ही बुरा दौर, बहुत बुरा रहता था, क्योंकि आपके पास कोई हेल्प नहीं है। और आजकल तो स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन्स रहते हैं, एक मतलब एक ये कंपल्शन हो गया कि आपको रखना है। लेकिन हमारे समय में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल। वो दिन भर बच्ची रो रही है, परेशान हो रही है, अपने कपड़े ही साफ करने में है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल दौर होता। और ऊपर से टीचर्स भी डांटते थे, और जो अपने जो ग्रुप में बच्चे हैं वो अलग से चिढ़ाते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था वो दौर। कोएड स्कूल होते थे गांव में, पहाड़ों में? मैंने तो प्योरली गर्ल्स से ही पढ़ा है पूरा, तो वहाँ भी दिक्कतें होती थी, ये नहीं कि कोएड स्कूल के जो अनुभव होते थे ना, मतलब बहुत ही, वो तो और ज्यादा बुरे होते होंगे। हाँ बिल्कुल, ड्रेस भी इतनी इनकन्वीनियंट होती थी। मैं देखती हूँ कि रेड सलवार भी कई जगह हैं, हाँ, कोई डार्क कलर की, हाँ, हमारे स्कूल में सफेद व्हाइट कलर की होती थी। सबसे पहले तो जरूरी ये है ना कि इतनी जरूरी चीज, एक इतना बड़ा पार्ट जो आपकी बॉडी में एक ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और जबकि आप होम साइंस भी पढ़ रहे हैं, आपके ऐसे सब्जेक्ट लग रहे हैं क्लास में, लेकिन आपको जानकारी किसी भी स्कूल में कभी भी कोई, हम लोगों को मेरे पूरे 12th तक के एक्सपीरियंस में, मैं स्कूल में कभी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई इस बारे में। अभी तो मैं देख रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, या हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, कि सेशन लगाते हैं ऐसा कि लड़कियों को इस बारे में जानकारी दी जाती है। बल्कि जो हमारे अल्मोड़े, बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं लग रहा कि अभी तक है इतना। हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल्स में तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा थोड़ा वो लोग कभी कभी इस तरीके का सेशन कभी रखते होंगे गर्ल्स के बीच में। सरकारी में अभी भी ऐसा हाँ, ये भी मतलब विडम्बना है सच में। मतलब इतना बड़ा चेंज बॉडी का आता है और बच्चियां उसके लिए तैयार भी नहीं होती हैं। और वही मेरे को तो लगता है कि 9 साल की उम्र से ये जानकारी स्कूलों में उपलब्ध करा देनी चाहिए। आप नहीं करा सकते, टीचर्स नहीं करा सकते हैं, तो आप एक्सपर्ट्स को बुलाइए, आप डॉक्टर्स से हेल्प लीजिए। इस बारे में तो कोई भी हेल्प कर सकता है ना, कोई एनजीओ पर्सन है उससे आप हेल्प लीजिए। तो ऐसी मुझे लगता है पहल अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही, तो स्कूलों ने, प्रिंसिपल्स ने, मैनेजमेंट ने देखना चाहिए कि अपने स्तर से इस तरीके की मदद उपलब्ध कराएं। और दूसरी चीज़ ये है कि सैनिटरी का व्यवस्था प्लीज़ स्कूलों में ज़रूर करवाएं। ये मेरी हर, जो भी अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और स्कूल से संबंधित लोग हैं, तो वो कैसे भी हो सकता है, बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको उपलब्ध कराना। इतना कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है, इतना महंगा भी नहीं है, क्योंकि जब अचानक से स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है तब तो आपको मदद चाहिए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक बैंक जैसा बना लें। हाँ, कुछ भी बना लें ऐसा कि बच्चा उस दिन को निकाल ले। मशीनें आ गई हैं, आप 5 रुपए का कॉइन बिल्कुल डालिए, अपना बिल्कुल, और कितना सुविधाजनक है, उसमें आप उसको डिस्ट्रॉय भी उसी में कर देते हैं, तो वो भी बहुत सुविधाजनक पहल है। लेकिन ऐसा हो पाएगा हर स्कूल के अंदर में, हर मोहल्ले में या सड़क में? मुझे तो लगता नहीं है कि, क्योंकि अभी तक तो टॉयलेट्स ही उपलब्ध नहीं है महिलाओं के लिए, देखा जाए तो। हाँ, स्कूलों में हमारे टाइम पे टॉयलेट भी कहाँ होते थे, इतने गंदे टॉयलेट्स होते थे हमारे समय में तो बहुत ज़्यादा। एक तो इतनी भीड़ रहती थी स्कूलों में,
और हाइजेनिक नहीं होते थे, बहुत गंदे रहते थे, और पानी की मतलब वही अव्यवस्थाएं रहती थी, बिल्कुल। तो अगर आज भी हैं ही। आज हम इस दिवस को अगर मना रहे हैं तो सबसे पहला टास्क, पहला फोकस जो है वो स्कूल होने चाहिए। बिल्कुल। टीचर्स या तो अपने तय ट्रेनिंग दें या किसी एक्सपर्ट को हाँ बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी गर्ल्स को, सारे बॉयज को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इसकी। सबको होनी चाहिए, सबको। फिर वो संशय ही नहीं रहेगा कि माँ को नहीं बताना, हालांकि अब माँ के साथ भी फ्रेंडली बच्चे हो रहे हैं। अब तो वही मैं कह रही हूँ, अब तो चेंज आ चुका है काफी। अब तो बच्चे भी समय से पहले इस भी चीज को जान लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतने माध्यम है जानने के, इंटरनेट है, फोन है, हर समय तो फोन उनके हाथ में होता है। तो वो ये जानकारी तो अब बड़ी सुलभ हो गई है, लेकिन हमारे समय में बड़ी रेयर हुआ करती थी, ये जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो बाकी जैसे घर में पैड आने को लेकर मुझे लगता है कि वो भी एक सहज माहौल होना चाहिए कि अगर सौदा पत्ता आ रहा है महीने का तो उसके साथ। हाँ, अब तो मुझे लगता है बहुत सहज हो चुका है, अब ऐसा बहुत मुश्किल ये नहीं है। वो काली पॉलिथीन वाला समय अब चला गया है, अब ऐसा नहीं रह गया है। हम तो बड़ी सहजता से आज भी लेके आते हैं, और ऐसा कुछ मुझे अब लगता है अब शहरों के अंदर में तो ये इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले से तो आप ये लगाओ, हम ये ढूंढते थे कि कोई महिला दुकानदार मिल जाए और वहां से हम लें। पुरुष दुकानदार से लेने में भी झेप लगती थी, झिझक होती थी, और बड़ी शर्म महसूस होती थी कि क्या कहेंगे, क्या होगा। मतलब नाम ने क्या कि इशारे से हम कहते हैं हाँ भाई दे दीजिए, तो वो भी समझ जाते थे एकदम। हाँ, वो बिल्कुल अलर्ट रहते थे इस मामले में मेडिकल स्टोर हाँ, वाले। वो भी समझ जाते थे कि क्या मांगा जा रहा है। हाँ। तो मतलब बड़ा दौर बड़ा बुरा था। और और तो थोड़ा सा उसके इस चीज के उस पहलू पे बात करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि गिल्ट फील हम करते थे ना, तो मैंने देखा कि गांव में अगर कोई हेल्दी गर्ल है वो जल्दी हो जाती थी तो उसको भी बड़ा उस हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि उसको आप यौनिकता से जोड़ के देखते थे हाँ। ये कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। हाँ, कुछ उसने गलती तो नहीं कर दी है। या फिर ऐसा होता था जैसे तुम ये मत खाओ, ये गर्म होता है। खाने को लेकर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे। मैंने तो ये सुना है, अपने घर में अपने आसपास भी सुना हुआ है कि ये ज़्यादा गर्म खा रही है, बाद में पता चलेगा, ये मत खाओ, इससे तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो इस तरीके से भी रोक टोक होती थी। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि मंदिर जाने को लेकर के, या अचार छूने को लेकर के, या मतलब इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत थे, और कूट कूट के दिमाग में भर दिए जाते थे अपने को ही। बाद में मुझे आज तक कभी कभी एक सिहरन हो जाती है कि अरे ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया ऐसा। और लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए ना, आप एक सामान्य पैड की जानकारी, एक सामान्य हाइजीन की जानकारी, कैसे साफ रखना है, कैसे क्या नहाना है, क्या करना है, उसकी जानकारी नहीं जाती थी जो जरूरी है ना। लेकिन ये जानकारी जरूर दी जाएगी कि इन 5 दिनों में आपने कहीं छूना नहीं है, आपने कहीं जाना नहीं है, टच नहीं करना है, कोने में बैठो, ये करो वो करो, घूमो मत, कूदो मत, ये मत खाओ गर्म हो जाएगा। इस तरीके की तो सारी बातें होती थी। क्या परहेज क्या हाँ, करना है। लेकिन ये परहेज कि भैया आपको कैसे नहाना है, कब नहाना है, कैसे सफाई रखनी है, क्या क्या चेंज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जानकारी नहीं दी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। विनीता, गर्ल्स पे तो हमने बात की, थोड़ा सा किशोरियों के इश्यूज पे मुझे लगता है कि महिलाओं पर अब हम आते हैं। जो महिलाओं को महामारी की वजह से जो कोई शादी को अटेंड करने की वजह से दवाइयाँ खाती हैं, जो अरे बहुत हाँ, खाती थी बहुत, ये तो बहुत ही दवाइयाँ। खतरनाक थोड़ा है। सा अनुभव बताइए कि वो कितना हार्मफुल रहता होगा हमारी बॉडी सबसे को। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी ना कि जैसे महिलाओं को अलग कर दिया जाता है, अभी भी गांव में होता है, तो उसके पीछे एक बहुत ही जेन्युइन लॉजिक दिया जाता है कि भाई पुराने ज़माने में महिलाओं को अलग इसलिए कर दिया जाता था उनके सुकून के लिए, उनके आराम के लिए, कि वो 5 दिन इन दिनों में आराम से बैठेंगी। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को कि ये लॉजिक रहा होगा, ये कारण रहा होगा कि उनको काम से, किचन के कामों से और कामों से आराम छुट्टी दे दी जाए और वो आराम करें। लेकिन आप देखिए ना, वही होता है कि लकीर के फ़कीर, मतलब उसको पीटते रहना जो कहा गया है, और जो किस मकसद से कहा गया वो मकसद तो पूरा नहीं होता है। अब देखिए, आप गांव के अंदर में देखिए, ठीक है महिलाएं किचन में काम नहीं करेंगी, लेकिन बाहर का वो सारा काम करती हैं, हैवी काम। सारा भारी काम वो करती हैं। लकड़ियां लाना है, जंगल जाना है, जानवरों का गोबर उठाना, घास काट के लाना, पेड़ों में चढ़ना। बिल्कुल वो सारे काम वो करती हैं। फिर उन्हें क्या करा जाता है, गोट के अंदर रहने को दिया जाता है, एक ऐसी जगह जो अनहाइजेनिक है उनके हेल्थ के लिए, और उस समय सबसे ज्यादा उन्हें सफाई की जरूरत है। हाँ, दूसरा खाने का परहेज किया जाता है, दूध की चाय नहीं देंगे, और ये सब नहीं देंगे, वो सब नहीं देंगे। उसको उस समय सबसे ज्यादा पौष्टिक खाना चाहिए, क्योंकि 5 दिन आप लगातार ब्लड लूज कर रहे हैं, आपका खून निकल रहा है और वो कमजोरी ला रहा है आपके अंदर में। और तीसरा कि क्या कहते हैं, आप नहाएंगे नहीं, आप ये नहीं करेंगे। वो नहाने का भी रिस्ट्रिक्शंस होता है, तीसरे दिन नहाना होता है। तीसरे चौथे दिन पता नहीं कब नहाना होता है, वो रिस्ट्रिक्शन अलग होता है, और काम आप सारे करवा रहे हो उससे। तो फिर आपने वो मकसद तो पूरा ही नहीं किया जिस मकसद के लिए अलग किया गया था। तो आपने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार आपने चेंज कर दिए। ठीक है, अगर आपको अलग ही करना है तो आप फिर हर काम से उसको फारिग करिए, वो 5 दिन आराम करे, वो अपने आप को रेस्ट दे। उसके क्रैम्प्स होते हैं, इतना बॉडी, इतनी हालत ख़राब हो जाती है, लूज हो जाता है, पूरा बदन ढीला पड़ जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, क्रेविंग्स होती हैं खाने की, आपने देखा होगा क्रेविंग्स भी होती हैं, और सर दर्द होता है। मेरा तो ये हाल है कि मैं उठ नहीं सकती थी पेन की वजह से,
तो सिस्ट रहता है। सिस्ट 90% महिलाओं में सिस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, समय समय के संग वो बनती रहती हैं, घटती रहती हैं, कभी कभी सिस्ट खतरनाक भी हो जाती हैं, तो मतलब चेकअप तो कराना ही चाहिए। तो वो जो सिस्ट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से इतना भयानक असहनीय दर्द होता है। अभी जो पूरे दुनिया के अंदर में, मतलब इंडिया के अंदर में जो बात चल रही है कि मेंस्ट्रुएशन के समय में छुट्टी होनी चाहिए ऑफिस में, जो कामकाजी महिलाएं हैं ये मांग उठ रही है, तो मुझे लगता है ये एक जायज़ मांग है, क्योंकि वाकई इन 5 दिनों में, और 5 दिनों का ही नहीं, 5 दिनों सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही आप देखिए, हफ्ता भर पहले से ही आपको आभास होने लगता है, आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगता है, और करीबन पीरियड्स के कुछ 2 या 3 दिन तक फिर आप नॉर्मल आते हो। तो ये पूरा हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर में, स्थिति बहुत अजीब सी हो जाती है। विनीता, मैं बताऊं कि जोमेटो कंपनी ने सबसे पहले अपने महिला कर्मचारियों को छुट्टी की घोषणा की है पीरियड्स लीव बिल्कुल। में। उसके बाद कुछ एक आध कंपनियां फिर आगे आई हैं, और हाँ। शायद बिहार सरकार ने भी किया है, क्योंकि बिहार में महिला मूवमेंट बहुत अग्रणी रहे हैं बहुत समय में। 70 के दशक से ही जो हेल्थ इश्यूज पे महिलाओं की बात हुई है, तो वहां पर भी सरकार 2 दिन की शायद छुट्टी देती है। हाँ, और देनी भी चाहिए, पता है ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात जो जो जिसको इस पे भी हम देखते हैं कि 2 गुट हमेशा हो जाते हैं। हाँ। एक कहता है कि अरे सबको मालूम चल जाएगा अगर हम छुट्टी लेंगे पीरियड्स लीव लेके, तो ये मतलब इस तरह के भी हैं कुतर्क दिए जाते हैं। हाँ, वो तो खैर है ही, फिर अब हाँ। वो तो होता ही है ना, जब भी आप कोई नई पहल करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती ही आती हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत होगी अगर छुट्टी की बात यहाँ पर होती है, और क्योंकि हो सकता है सब ना लें, जिसको क्योंकि हर एक की बॉडी एक सी तो है नहीं, तो प्रॉब्लम्स हो सकता है किसी को ना भी आती हों, किसी को बहुत ज़्यादा आती हैं, किसी को कम आती हैं, लेकिन हाँ दिक्कतें तो होती हैं। तो बहुत सी बातें हो गई हैं, और चलते चलते कोई संदेश हो, अपने अनुभव अपनी बेटी के आप कुछ बताना चाहें, साझा करना चाहें? हाँ, मैंने ताकि अपनी लोगों को एक उससे बल मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी बेटी को 9 साल की उम्र से तैयार करना शुरू कर दिया था, इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब उसको पहला पीरियड आया तो हमने सेलिब्रेट किया उस दिन को, हमने खुशियाँ मनाई, क्योंकि थोड़ी घबराहट तो बच्चे को, कोई एकदम नई चीज़ हो रही है तो होती है ना बच्चियों को घबराहट, तो फिर वो थोड़ी सी देर का ही रहा, फिर वो नॉर्मल हो गई, अभी वो सही से डील करती है। और पूरा मैंने पूरा उसको ये भी जान गई कि पैड्स हैं, और इसके अलावा मेंस्ट्रुएशंस कप आते हैं जिसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, वो ज़्यादा सेफ़ है, हाइजेनिक हैं, और ईजी हैं, ईजी यूज़ है। तो इस तरीके से, और मुझे लगता है कि हर माँ को करीबन 9-10 साल की उम्र से बच्ची, क्योंकि अब तो पीरियड्स का जो टाइम है वो भी थोड़ा सा प्री हो चुका है, बच्चे बहुत जल्दी मेंस्ट्रुएशन में आ जा रहे हैं। हाँ, तो तैयार कर देना चाहिए मेंटली थोड़ा थोड़ा, कैसे भी आप उसको समझाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में तो बच्चे को नहीं आता उस समय, उस टाइम पे और भी शारीरिक चेंजेस आ रहे हाँ, होते हैं, बिल्कुल शरीर में बिल्कुल बाल आ बिल्कुल, रहे होते हैं, तो हाँ, कई बहुत बच्चे बदलाव होते हैं, कभी कहीं हाइट बिल्कुल बढ़ रही होती है, कहीं ब्रेस्ट डेवलप हो रही होती है, कहीं बच्चे का मूड स्विंग हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे में अगर बिना पता हुए ये चेंज आए तो फिर वो निश्चित रूप से वो मतलब बहुत बच्चे के लिए अजीब सा हो जाता है कि वो क्या करे, डील ना कर पाए, क्या पता डिप्रेशन हो जाए, क्या पता घबरा जाए। तो पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है आपके? क्या मुझे लगता है खुल के बात होनी चाहिए, माता पिता सभी को, दादा दादी चाचा चाची, परिवार में जो भी है खुलकर बात, और भाई भी है तो उसके संग भी खुलकर बात होनी चाहिए, बताना चाहिए, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे लड़कों की दाढ़ी और मूंछ आती है, इतना ही ऑब्वियस है महिलाओं में पीरियड्स आना, इतना ही ऑब्वियस है। अगर दाढ़ी मूंछ आती है हम उसे गिल्ट फील कराते हैं क्या? हम यही तो कहते हैं कि अरे वाह, ये हम कहते हैं कि बड़ा हो गया है बच्चा, बड़ा हो रहा है, खुश होते हैं, उसकी आवाज़ बदलती है ना। तो वैसा ही चेंज ये लड़कियों के लिए है, बहुत ही स्वाभाविक चेंज है। तो उसमें उसको गिल्ट फील कराने की जगह, उसको दुखी करने की जगह, उसको सप्रेस करने की जगह, उसको आप समझाइए कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, बॉडी का एक कंडीशन है, ऐसा होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं को भी मुझे लगता है कि जो दवाइयाँ लेती है ना, धार्मिक स्थलों में जाना है, हाँ, मैं एक ये चीज़ इस पर हाँ। बहुत ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी। मेरे सामने एक केस भी हुआ था, मैं जब बेताल घाट में काम कर रही थी महिला समाख्या के साथ में, तो वहाँ पर एक महिला थी और उनका एक पैर बहुत ज़्यादा मोटा था, हाथी पाँव की तरीके की स्थिति थी, और एक पैर नॉर्मल था। तो एक दिन मैंने उनसे अनायास देखा तो पूछ लिया कि आपके पैर में प्रॉब्लम क्या हुई, तो उन्होंने बताया कि गांव में जागर लगी थी और उनको उसकी वजह से वो खानी पड़ती थी, टैबलेट खाई उन्होंने पीरियड्स रोकने के लिए, और उन्होंने कई बार ऐसा किया, मतलब हर बार जब भी पूजा वगैरह में, तो ये है ना निषेध टाइप का। तो उससे क्या हुआ कि उनका पूरा पैर, पता नहीं क्या उनको इससे इफेक्ट हुआ कि उनका पूरा पैर ही खराब हो चुका था। वो बहुत मुश्किल उनके लिए, वो पैर पूरा घसीट के चलना। हाँ, अब वो गांव का माहौल था, उन्होंने कहीं दिखाया भी नहीं होगा। तो मैं महिलाओं से स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ, लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके की दवाई अपने मन से कभी भी खरीद के ना खाएं। अगर आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि जब आपको डिले करवाना है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, गाइनो के पास जाएं, उसके अपनी कंडीशन बताएं, उससे बात करें, वो आपको कुछ प्रिस्क्राइब करे तो ठीक है।
और वरना आपको बिल्कुल भी पीरियड डिले करने के लिए टैबलेट्स नहीं खानी चाहिए। इसके बहुत घातक परिणाम होते हैं, यहाँ तक कि बांझपन होना, फिजिकल कंडीशन आपकी खराब से बदतर हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर में। तो इस तरीके की हरकत ना करें। अगर आपको वैसे तो रोकने की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको होने देना चाहिए। और अगर कभी सपोज ऐसा होता है कि कोई दिक्कत आ गई, कोई इशू हो गया जिसकी वजह से आपको डिले करवाना है, तो आप फिर गायनी से मिलें, बात करें और उसके बाद ही दवाई लें। जा करके ओवर टू द काउंटर जा करके दवाई ना खरीदें, वो बहुत ही खतरनाक है, अपने से खिलवाड़ करना है। और जरूरत भी नहीं है इतनी बार खाने हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि जरूरत ही नहीं है। की डेट चेंज कर दीजिए, कर दीजिए। तो आप पहले तो आपको इतना मानना ही, मतलब आप चलिए मान रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी इतनी जल्दी सोसाइटी से जाएगा नहीं ना कि आप इतना फ्री हो ही नहीं पाएंगे मेंटली। तो अगर आप मान भी रहे हैं तो आप मत करिए ना पार्टिसिपेट, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही जरूरी है कि आपको लग रहा है कि इसके बिना नहीं हो सकता, तो फिर आप डॉक्टर के पास चले जाइए ना, एक पर्ची कटा करके आप उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल। तो विनीता, अगर इनकी जड़ों की बात करें तो वही हमारी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल 100% वही है। बिल्कुल, तो मैं इससे सहमत हूँ। वहाँ जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता है। बस ये है कि सतही कुछ हम जागरूकता के काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि पुत्र प्राप्ति की चाह से लेकर तमाम जो और लालसाएं हैं, उन सब पे भी हमें बार बार बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया विनीता इतना टाइम देने के लिए। और कैसा लग रहा है आपको? आप थैंक यू, बहुत अच्छा। हमारे और बहुत सारे प्रोग्राम आपने रेडियो के साथ मिलकर बनाए हैं। हाँ, तो आपका दायित्व भी बनता है कि आप टाइम टू टाइम यहाँ पर आके हमारे लिसनर्स को जागरूक भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके की इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ से निकलती हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि समाज के बीच में बहुत सही और सटीक चीज़ें जाती है ना। तो क्योंकि आजकल जो मीडिया का आप जो रोल देख रहे हैं, यूट्यूब से लेकर फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से लेकर के जिस तरीके का दौर ये चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा भीभत्स समय है ये मीडिया का, मैं तो ऐसा मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में कुछ अच्छी और ठोस जानकारी अगर जा रही है तो मैं उसके लिए हमेशा आती रहूंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त अपना देने के लिए, इतनी दूर से जो है अपना स्कूटी लेकर यहाँ पहुँचने के लिए। थैंक यू सुनीता। तो बहनों, आप सब ने ये बातचीत सुनी, जरूर ही आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी विनीता ने दी है, अपने अनुभव साझा किए हैं। आप भी अपने अनुभव हम सबसे साझा करना चाहते हैं तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को और विनीता पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।